ओके, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो बेटा देखो, इससे पहले हमने देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एंड अदर इज कॉल्ड द हाइड्रोडायनामिक्स। जो हाइड्रोस्टैटिक है उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर आपका जो ये है पानी है, लेट अस से इट इज स्टैटिक, वो रुका हुआ है। अगर वो पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो वहां पर क्या चीज होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ऑल दोज थिंग्स विल बी कंप्लीटेड इन हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। और अगर पानी चल रहा है, सो दैट एवरीथिंग विल बी रिटन एज हाइड्रोडायनामिक्स। ओके, तो ये आपके पास दो चीजें हैं, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक का जो पहला पार्ट था कि व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट इज फ्लोटेशन, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। और अब हमारे पास जो बच जाती है चीज, एंड दैट इज दिस थिंग कि व्हाट इज हैपनिंग इन हाइड्रोडायनामिक्स। So this we have to study, this we have to take care. So what is hydrodynamics? So आप यहाँ पर हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। और यहां पर मेरे पास दो चीजें हैं, दैट हाइड्रोडायनामिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज हाइड्रो एंड अदर इज डायनामिक। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे हाइड्रो प्लस डायनामिक्स। सो दिस इज द थिंग। और अब यहां पर आप देख सकते हो कि हाइड्रो का मतलब होता है हमारे पास भाई कोई भी फ्लूइड कह लीजिए या कोई वाटर कह लीजिए, बिकॉज द प्रिंसिपल्स विल बी द सेम whether it is oil or whether it is whatever. Dynamics means that the study of forces. स्टडी ऑफ फोर्सेस, कि भाई ये जो आपकी जो फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, सो व्हाट इज दिस हैपनिंग, ठीक है, व्हाई इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, प्रेशर डिफरेंस कहां पर है, फ्लूइड आपका जो फ्लो कर रहा है वो क्यों फ्लो कर रहा है, वो सब चीजें हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं स्टडी ऑफ फोर्सेस में। ठीक है, सो दिस इज योर हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, अब इस हाइड्रोडायनामिक्स में देर आर टू थिंग्स दैट वी नोट। सो द फर्स्ट थिंग इज, हम यहां पर करेंगे द लॉज ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स। द लॉज ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स। नाउ व्हाट इज दिस, देखो, तो जो आपके पास यहां पर पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और the second one is Bernoulli's theorem. The second one is Bernoulli's theorem. ये दो लॉज हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दो लॉज को अब हम यहाँ पर अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Now what is this? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें हमारे पास फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है उसकी हमारे पास एक कंडीशन बनेगी। तो दैट डायग्राम विल बी समवट लाइक, somewhat like this. Like this, ठीक है, तो ये मेरे पास एक पाइप बन गई है, तो I can take it like this.
ठीक है, दिस इज अ पाइप एंड यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से फ्लूइड आपका एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे A1 is the area of cross section here, ρ1 is the density, ρ1 A1, and V1 is the velocity with which the water is entering into this। तो ये जो पाइप है ये आपकी इस तरह से पाइप बन गई, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन दैट आई हैव ड्रॉन। ये तो ये आपकी पाइप बन रही है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास A2 क्रॉस सेक्शन। लेट अस से द डेंसिटी ऑफ द वाटर नाउ इज दिस एंड द वेलोसिटी इज V2, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशंस दैट वी वुड बी अप्लाइंग ऑन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ये मेरे पास ये पाइप है, ठीक है ना, ये मेरी पाइप होगी। तो हमने ये चीज देखनी है कि यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन बहुत मोटा है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पतला है, और इसमें जो हाइट डिफरेंस है वो भी आपको देखना पड़ेगा। चलो हाइट डिफरेंस अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है तो हाइट डिफरेंस की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सिंपल पाइप है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेसिकली, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, दिस लॉ is law of conservation of mass in the terms of fluid properties, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास कि भाई यहां से आपके पास पानी एंटर करेगा और यहां से आपका पानी जो है वो एग्जिट करेगा, और मास विल बी द सेम। अगर यहां से मेरे पास 5 kg पर सेकंड एंटर हो रहा है तो यहां पर भी 5 kg पर सेकंड माइनस होगा, बोथ ऑफ द थिंग विल बी देयर। तो इफ 5 kg इज एंटरिंग हियर, 5 kg विल बी मूविंग टू दैट साइड। तो मैं इसको ये लिख लेता हूं। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया, तो accordingly I can say that mass flow rate at section 1 will be equal to the mass flow rate at section 2। तो यहां पर मेरे पास बन जाता है कि जो स्टार्टिंग वाला मास फ्लो रेट है ये यहां पर मेरे पास आया m1 डॉट और ये आया m2 डॉट। अब व्हाट इज दिस m1 डॉट एंड m2 डॉट? बेटा इसको आपने ध्यान में रखना है, जो m डॉट है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ flow of mass and it will be written by dm by dt। तो dm by dt को हम एक ऐसे करते हैं जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया होगा y प्राइम, मैथमेटिक्स में y प्राइम, तो उसी प्रकार ये आ गया मेरे पास m डॉट। तो दिस इज dm by dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंशिएट करना है तो ये बन जाता है मेरे पास dm by dt। ओके चलो अब इसके आगे देखते हैं। सो दिस वी हैव डन नाउ। नेक्स्ट तो मैं यहां पर आ गया हूं। अब मुझे ये मास फ्लो रेट फाइंड करना है इन दी टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स गिवन हियर। सो हाउ विल आई डू दैट? मुझे ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि आई कैन राइट दैट मास इज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी, इसको मैंने 2 लिख दिया, 1 लिख लो आप, नो प्रॉब्लम, वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना, जो आपका फ्लो रेट है। एनीवेज इसको आप ना 1 और 2 नहीं लिखो तो ज़्यादा बेटर है, इसको आप सिंपली इसी तरह से लिखने की कोशिश करो। यहाँ पर आप m2 डॉट ही लिख दो, है ना। आई एम नॉट सब्सटीट्यूटिंग इन m2 डॉट, मैं यहाँ से फार्मूला क्रिएट कर लूँगा। यहाँ हम ऐसा करो, इससे भी बेटर हो सकता है, आप सिंपली ये लिखो, mass is written as density into volume and mass flow rate will be written as density into volume divided by time। yes, this will be the right thing। और अब मैं अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, लेटर से मैं यहाँ पर x डिस्टेंस पर ट्रेवल करता हूँ और यहाँ तक चला जाता है ये फ्लूइड from one point to the other point, the distance is x, so what will be the volume? A1 is the cross section area multiplied by x will be the volume of the cylinder। so मैं अब इसको यहाँ पर substitute करूंगा
तो दिस विल बिकम रो ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टी. तो रो into this x divided by t. Now what is this x divided by t? It will be the velocity v. So very easily it can be written as rho a v. I suppose this should be very clear to you. Rho a v. So mass flow rate can be written as rho 1 a1 v1. इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना बेटा. दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड conclusions, ठीक है, that will be used many ways, that will be used in many questions in many places. So this is really very important. This is how we show the mass flow rate. This is very important here. Okay, so अगर मैं इसी mass flow rate वाली equation को मैं यहाँ पर put करना चाहता हूँ, so what will I be doing? Hence by continuity theorem, mass flow rate 1 is equal to mass flow rate 2. I can write it rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2. बेटा जी किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो, ठीक है. YouTube पे बताना चाहते हो तो YouTube पे मैसेज कर दो. अगर आप WhatsApp पे मैसेज करना चाहते हो तो WhatsApp पे भी कर सकते हो, as you feel comfortable. But there's a quite big latency today. I don't know why. उसको मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा. मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें काफ़ी सारा गैप है. मैं लाइव देख रहा हूँ अपने आप को YouTube पे. So there is a big gap between what I am actually doing and what is being done here. So थोड़ा सा गैप रहेगा डाउट वाउट में. तो अगर आप WhatsApp कर दोगे तो I will see it. Good. चलो. तो रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2. सो दैट विल बी दिस. तो मुझे अभी मैसेज आया है तन्वी का ऑन व्हाट्सएप दैट इट इज ओके. तो आई डोंट नो कि तुमने किया कब है एंड तुम क्या चीज़ सुन रही हो वहाँ पे, क्या चीज़ देख रही हो, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा लेटेंसी आ रही है यहाँ पे. चलो, तो दिस इज रो 1 a1 v1 एंड रो 2 a2 v2. ओके 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 ओके, वो मेरे पास ही थी, आपके पास कोई लेटेंसी नहीं है, सॉरी. चलो, तो इट्स वेरी गुड. नाउ तो ये मेरे पास बन गया बेटा, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब इसके बाद ना मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाने वाला हूं. सो व्हाट आर दीज कंडीशंस, इनको आपने समझना है. तो ये फ्लूइड के ऊपर कंडीशंस लगेंगी हमेशा. सो नंबर 1, पहली कंडीशन जो मेरे पास यहां पर आ रही है दैट विल बी that is incompressible, that the fluid is incompressible. Okay, fluid is incompressible means that the density 1 is equal to density 2 and that will be equal to density rho. तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बेटा, मैं ये कंडीशन लगाकर चल रहा हूं, उसके बाद ही हमारे पास ये फॉर्मुलेशन डेरिवेशंस आती हैं. जो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे ऊपर लिखी हुई है, this is the basic continuity equation without conditions. तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि this is the continuity equation in total, ठीक है ना, without conditions. तो ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम थर्मल इंजीनियरिंग, नो, तो हमारे वहां पर क्या है कि सुपरसोनिक जेट्स की मैं बात करता हूँ, तो वो चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो वाला सब्जेक्ट मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में. तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे पास यही सेम इक्वेशन लगती है. द ओनली थिंग इज कि इट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड. तो डेंसिटी 1 इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी 2, तो उसका भी एक अलग से फार्मूला लगता है और इसके अंदर वैल्यू पुट हो जाती है और उसके बाद एक बहुत भारी भरकम फार्मूला बनता है आपके पास. सो दिस थिंग हैपेंस देयर. बट नाउ हम ये लेकर चलेंगे कि यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल है, तो ये दोनों की दोनों डेंसिटीज हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना. नाउ नंबर 2 जो आपकी सेकंड इक्वेशन कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इज दैट द फ्लूइड इज नॉन विस्कस. द फ्लूइड इज नॉन विस्कस. तो नॉन विस्कस का मतलब, इसका क्या मतलब है, अब ये समझेंगे. नॉन विस्कस का मतलब है कि नो विस्कोसिटी
बट व्हाट इज विस्कोसिटी वी डोंट नो येट, वो आपको जब हाइड्रोस्टैटिक्स में चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा उसमें आपको डिटेल में करवाएंगे व्हाट इज विस्कोसिटी. सो यू कैन सी दैट दिस इज फ्रिक्शन posed by one layer of water to the other layer so basically this is the friction for the water by the water. So there are two layers, they are now moving like this. इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में, सिर्फ अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जब पानी के लेयर्स जो है वो आपस में ऐसे करके रब करती हैं, उनमें रिलेटिव वेलोसिटी होती है दो लेयर्स में, तो उनको जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके, तो यहां पर कोई विस्कोसिटी नहीं है, तो यहां पर हम लेकर चलेंगे नो एनर्जी लॉसेस. नहीं तो मुझे यहां पर फ्रिक्शन के लिए एनर्जी लॉसेस रखने पड़ेंगे. आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वही वाला फ्रिक्शन यहां पर लगेगा. वर्क डन अगेंस्ट विस्कोसिटी यहां पर आना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट करके चलेंगे. सो दिस इज नॉट विस्कस. ओके, सो देयर इज अ थर्ड कंडीशन ऑल्सो, एंड द थर्ड कंडीशन इज स्टेडी फ्लो. Now what do you mean by this? The velocity of fluid at a point, the velocity of a fluid at a point is constant with respect to time at that point. ठीक है, एट दैट पॉइंट जो मैंने दोबारा लिखा है इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना. द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट मे वेरी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन का मतलब हो गया कि आपकी जो यहां पर इस पोजीशन को अगर मैं वेरी करता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, तो भाई आपकी पाइप पे डिपेंड करेगा. पाइप बीच में मैंने तो यहां पर रेक्टेंगल टाइप सा कुछ बना दिया. आपके लिए ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक क्रॉस सेक्शन सेम है, बट इट कुड बी वेरिएबल ऑल्सो. हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे हमने इक्वेशन लगाई है, तो बीच में पाइप का क्रॉस सेक्शन पतला हो जाए मोटा हो जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो थ्रू आउट इसमें कोई ना कोई वेरिएशन रहेगी. तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेलोसिटी में चेंजेस हो सकती हैं, बट एक पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं देखूं तो वेलोसिटीज में चेंजेस नहीं होती है. ठीक है ना. सो दैट विल बी कॉल्ड स्टेडी फ्लो. अगर आप कहोगे जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज नहीं होता, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो. तो मैं यहां पर लिख देता हूं एफ there is no change in velocity with respect to position. ठीक है, the it नहीं है इधर. The flow is known as यूनिफॉर्म फ्लो. तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं. इज दैट फाइन? ठीक है ना. सो अगर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी भी यहां पर भी उतनी है, यहां पे भी उतनी है, यहां पे भी, यहां पे भी, हर जगह पर सेम है, तो हम उसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म. और स्टेडी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं स्टेडी के लिए मैं कहूंगा कि डेल वी बाय डेल टी. अब इसको आप डी लिखो डेल लिखो फर्क नहीं पड़ता. दिस इज इक्वल टू 0 एंड फॉर यूनिफॉर्म del v by del x is equal to 0.
मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज नहीं होगा और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड द स्टेडी फ्लो। तो मेरे पास यहाँ पर तीन कंडीशंस यहाँ पे लगती हैं। व्हाट आर दीज थ्री कंडीशंस? फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड स्टेडी फ्लो। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमारे जो लॉस अब हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूडिंग द कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलिस, वो बिल्कुल भी यहाँ वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। चलो, आई बिलीव इट वुड बी वेरी क्लियर। तो मैं अब इस यहां से ये वाली इक्वेशन से दोबारा से शुरू करूंगा एंड लेट अस मूव टू दिस। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब मैं ये कंडीशंस को इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूं। नाउ ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2। ओके, तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें मैं ρ1 और ρ2 जो है इन दोनों को मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी A1 V1 is equal to A2 V2। This is the equation of continuity which we are going to use in this chapter. This is equation of continuity for you, okay? ठीक है, विद कंडीशंस। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आपने यही यूज करनी है। अब ठीक है ना, अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो, इसका मतलब ये हुआ, सो A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो will be inversely proportional to area of pipe या area of cross section। तो जहां पर पाइप मोटी है वहां पर धीरे चलेगा पानी, और अगर आपने पाइप के आगे उसके क्रॉस सेक्शन को छोटा कर दिया, पतला कर दिया, तो पानी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल गो फार अवे। अगर आपने अपने गार्डन में पानी दिया है तो यू माइट हैव सीन दैट कि अगर मैं पानी ऐसे रखूं तो पानी की वेलोसिटी स्लो है, थोड़ा सा भी उसके क्रॉस सेक्शन को अगर मैं रोक लूं, क्रॉस सेक्शन इंक्रीज छोटा हो जाए, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अब आप मान के चलो, जैसे मैं एक पाइप बना देता हूं, लेट अस दिस, और यहां पर मेरा ये रहा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल बात है, A1 इज मोर देन A2। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो यहां पर वेलोसिटी आपको मिलेगी दैट विल बी लेसर। तो ये वेलोसिटी जो है इसको तो मैंने लिखा V1, और जो दूसरी यहां पर जो वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी बिगर, तो इसको मैंने लिख दिया V2। सो V2 इज बिगर देन V1। तो ये हो गई बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, देयर इज नथिंग टू टेल नाउ। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि टैप, सो वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप। अब आपने जब ब्रश करते हैं ना, तब आपने तब देखा होगा सिंक पे, आपने जब टैप ऑन किया तो टैप से जो पानी आएगा उसका क्रॉस सेक्शन विल कीप ऑन रिड्यूसिंग व्हाइल इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो टैप से अगर मैं बात करूं तो लेट से ये टैप का माउथ है, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर तो कुछ इस तरह का कुछ आपको वहां पर मिलेगा, ऐसे ऐसे लाइक दिस। तो द क्रॉस सेक्शन हियर इज मोर एंड जैसे जैसे ये नीचे मूव कर रहा है द क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूसिंग। So why is this happening like this? Because with respect to gravity,
the velocity of fluid is increasing. क्यों? ग्रेविटी लग रही है। तो हमें पता है कि ग्रेविटी में कोई मॉलिक्यूल होगा या कुछ होगा तो नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो इसकी भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो पतला होता जा रहा है। सो दिस इज आवर डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन सी। ठीक है जी, यहां तक हो गया। बब्बू पानी दीजिए बेटा। एनी डाउट प्लीज व्हाट्सएप पे यस और नो करके लिख के भेजो आप, इफ यू हैव एनी डाउट। इफ यू डोंट हैव डाउट इवन देन टेल से नो। वेटिंग। Okay, now I have got the message from Tanvi, so that much is the delay. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही मजेदार इक्वेशन है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। बर्नौलीज थ्योरम में जाने से पहले देयर विल बी वन टॉपिक एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एनर्जीज फॉर फ्लूइड। So how many type of energy is there if we talk in the terms of fluid? So the first thing that will be, there are three energies. Okay, so the first energy is called pressure energy. Okay, I will explain it. Now the second one is called potential energy. That's simple. And the third one is called kinetic energy. Okay, these are the three things. Potential energy is understood that there is a pipe and that there is a difference between the height. So we will say कि इसकी potential energy कम है, भाई इसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो पानी ऊपर हो गया, या जो पानी आपकी टंकी के अंदर पड़ा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो पानी आपकी टूटी में आता है तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों तो हमें पता चल गया कि भाई व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज अंडरस्टूड। बट व्हाट इज दिस प्रेशर एनर्जी? इस एनर्जी को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस। तो प्रेशर एनर्जी का एक कुछ जो एग्जांपल्स हैं दैट यू कैन सी। द फर्स्ट एग्जांपल इज बैलून। इतना सही एग्जाम्पल है बैलून का कि आप सोच के देखो कि बैलून में जब हमने हवा भरी हुई है तो उसके जो लास्ट पॉइंट से मैंने उस बैलून को पकड़ा हुआ है, लेट्स से दिस इज द बैलून एंड इट इज टाइड फ्रॉम दिस, है ना, थ्रेड से हमने इसको बांधा हुआ है। सो देयर इज अ प्रेशर इनसाइड इट। देयर इज अ प्रेशर देयर। तो अब मैं प्रेशर एनर्जी की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज इट? तो प्रेशर एनर्जी आप सोच के देखो, पहले तो आप उसको विजुअलाइज कर सको, पहले तो आप उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। अगर मैं इस बैलून को यहां से इसके थ्रेड्स को ओपन कर दूं और मैं ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने बैलून छोड़ दूं, तो व्हाट विल हैपन? द बैलून विल स्टार्ट फ्लाइंग अवे लाइक ए रॉकेट। तो ये जो बैलून है मेरे पास, ये एक ही दम से फ्लाई कर जाएगा, इट विल फ्लाई अवे इफ आई लूजन द ग्रिप। वहां से छोड़ते ही वो एकदम से फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये जो आपके पास ये फ्लाई करके गया, सो नाउ आई कैन से that the balloon is having kinetic energy. Now the problem is that from where the kinetic energy is coming to this, because there is no potential energy now. There is no potential energy.
इन द केस ऑफ कि देयर वाज वाटर इन द टैंक, और मैं बोल रहा था कि भी आपकी टूटी में पानी चला गया, तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पहले से थी और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल की कि मेरे पास एक बैलून है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, सो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको छोड़ता हूं तो ये उड़ गया, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली, तो वो कहां से मिली? प्रेशर एनर्जी से। सो आई कैन वेरी वेल से दैट दिस बैलून इज हैविंग प्रेशर एनर्जी। सो प्रेशर एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमारे पास क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो नाउ आई बिलीव दैट यू नो व्हाट इज प्रेशर एनर्जी। ओ माय गॉड, ये बंदा बब्बू गेट बंद है, पर्दे लाए हुए हैं। कौन है यार, देखी जरा की करी की जाता है, पर्दे ला दी यार। इतनी नॉइज है यहाँ पे, मतलब भाई को पढ़ने की जनता कम है, शरारती जनता ज्यादा है। बुला लो कोचिंग सेंटर। हाँ भाई ठीक है, चला गया, पर्दे कर दिए। चलो, so these are the three types of energies, those are taken by the fluid. Now अब मैं चलता हूं जी बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। बर्नौलीज थ्योरम, नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। अब बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है हमें दैट इन केस ऑफ स्टेडी फ्लूइड, देखो डेफिनेशन कैसी लिखी है, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, जो कि मैं पहले से ही आपको कंडीशन लगा चुका हूं, fluid through a tube of non-uniform cross section ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली कोई पाइप है, पहले मोटी थी बाद में पतली होगी, जिससे किसी भी तरीके से होगी, और वो पाइप है कहीं मर्जी जा रही है, जैसे मर्जी जा रही है ऊपर नीचे, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन उसका वेरिएबल है। हमारे पास कंडीशन सिर्फ ये है कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजेस ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो। तो उसके बाद थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन the total energy of fluid per unit volume remains same, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक, और भाई इसमें जो भी आपका पर यूनिट वॉल्यूम है सेम रहेगा, किस चीज का? टोटल एनर्जी का। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ना, तो आप टोटल एनर्जी को ऐसे ले सकते हो, तो टोटल एनर्जी इज गिवन बाय प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर ये चीज है तो इसको आपको पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा सारी का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लोगे तो पानी तो आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, तो फिर वो कांस्टेंट कैसे हो गया, वो तो पता नहीं क्या बन गया। तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम नहीं आप ले रहे। तो ये सारी की सारी पर यूनिट वॉल्यूम है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो लेट अस सी प्रेशर एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे। तो प्रेशर एनर्जी
इज P1 इंटू V1। तो प्रेशर एनर्जी को मैं यहां पर लिखता हूं P1 इंटू V1। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया वो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि वाई वी हैव डन दिस। तो इस चीज को आप देखो। सो प्रेशर एनर्जी इज द एनर्जी gained by fluid owing to the work done against it। वर्क डन अगेंस्ट इट, भाई हमने किसी चीज को धक्का मारने की कोशिश की तभी तो प्रेशर बना। बैलून के अंदर जो एयर है वो निकलना चाहती है लेकिन हमने उसको निकलने नहीं दिया, तो उसके कारण वहां पर प्रेशर जनरेट हुआ। तो ये बेसिकली वर्क डन होता है। और वर्क डन हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे कि दिस वर्क डन इज गिवन बाय P1 V1, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कि जो अभी इसका प्रेशर है और जो अभी इसका वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो मेरे बैलून के अंदर है प्रेशर और वॉल्यूम, तो आई कैन फाइंड के व्हाट इज दी वर्क डन इन फिलिंग द एयर इनटू दिस बैलून। तो जितना वर्क डन किया था सारे का सारा उसमें प्रेशर एनर्जी के रूप में जाकर सेव हो गया। ठीक है, दिस इज द थिंग, कॉन्सेप्ट ये। तो ये बन गया मेरे पास प्रेशर एनर्जी, तो मैंने इसको लिख दिया P1 V1। और पोटेंशियल एनर्जी को मैं वही लिख देता हूं M1, या 1 नहीं लिख रहा हूं मैं अभी ना, अभी मैं जनरल टर्म्स में लिख रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ 1 एंड 2। PV प्लस mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको कहा था कि मास तो हमें लेना नहीं, तो हमने इसको पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं। तो वॉल्यूम पर हमने किया इसको डिवाइड, तो ये बन गया मेरे पास प्रेशर प्लस m बाय v इंटू जी इंटू एच प्लस v वॉल्यूम है और ये वाला v वेलोसिटी है। तो दोनों v's में फर्क है और आपने इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब m बाई वी को तो आप डेंसिटी लिख सकते हो, तो इट विल बी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। तो अब ये जो आपकी टोटल एनर्जी है, तो बाय बर्नौलीज थ्योरम दिस इज कांस्टेंट P प्लस रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो मैं अब इसको अगर मैं 1 की टर्म्स में लिखूं तो इट विल बी समवट लाइक दिस। तो डेंसिटी का मैं 1 हटा देता हूं क्योंकि डेंसिटी वाला 1 का कोई फायदा नहीं है, दोनों की डेंसिटी सेम ही है। तो H1 लिख लो, तो ये मेरे पास बन जाता है ठीक है ना, रो V2 स्क्वायर। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन फॉर यू। ठीक है बेटा जी, बात क्लियर हो गई। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। प्लीज मुझे मैसेज करके बताना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और इसमें जो SI यूनिट है, जो यूनिट है इसमें पूरी इक्वेशन में, वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज जाउल पर मीटर क्यूब। तो दिस इज नॉट जाउल। ओके, बिस्मीत का मैसेज नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो दैट विल बी जाउल पर मीटर क्यूब, दिस विल बी द यूनिट। और इसके आगे चलते हैं। तो एक हमारे पास ये तो हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक इक्वेशन की और फॉर्मेशन होती है, तो उसमें हम करते हैं एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी। वेट अ मिनट, यस, P बाय रो है ना। ओके, ठीक है, मैं अभी इसमें ये नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर अदर फॉर्मेशंस आल्सो। तो उन फॉर्मेशंस को हम नोट करेंगे।
तो इसको मैं रो पे डिवाइड कर देता हूं, तो दिस विल बिकम पी बाय रो प्लस जी इंटू एच वन प्लस वी वन स्क्वेयर बाई टू। तो अब मैं अगर वन वन की टर्म्स में लिखूं तो इट विल बी दिस। ठीक है, और इसकी जो एक और बहुत फेमस फॉर्मेशन है वो होती है ये वाली। This is the very famous, the most famous equation is this। ठीक है, जो कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर आपको करनी पड़ेगी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी वुड बी, दैट इज मोस्ट पॉपुलर। लेकिन आपके जो लेवल है उसमें हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, दिस वन। सो दिस इक्वेशन इज द मोस्ट यूजेबल फॉर यू एंड दिस इक्वेशन विल बी द मोस्ट यूजेबल फॉर एन इंजीनियर। तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज इनपुट है वो मैं आपको करवा देता हूं। दिस ये जो H2 है, दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल हेड एंड द यूनिट इज मीटर। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक हेड and the unit is again meter, and this is called pressure head and unit is again meters। ठीक है जी, तो ये आपके पास तीन चीजें होती हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। और ये जो आपकी इक्वेशन है एनर्जी से शुरू होती है, लेकिन इसके यूनिट, ये वाली इक्वेशन के सारे यूनिट मीटर्स में है। तो आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों, why have we created that kind of an equation, why not joule per meter cube और why not joule per kg or something, why not that। ये वाली आपने बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, why, बिकॉज हमारे प्रेशर का एक यूनिट होता है सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी। उसी प्रकार हम ये जो एनर्जी होती है ना नीचे, उसके प्रेशर जो है उसकी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, उसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 75 सेंटीमीटर, तो प्रेशर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लेंथ ऑफ द कॉलम। तो ये जितनी एनर्जीज हैं, ठीक है ना, इन चीजों को हमने हेड में कन्वर्ट कर दिया। हेड मतलब हाइट। तो आपकी पोटेंशियल हेड का क्या मतलब है, पोटेंशियल हेड का मतलब है कि भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, रो जी H2, तो उसके लिए हाइट कितनी चाहिए, H2। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी, इतनी है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी में लिखने की कोशिश करूं तो हाउ कैन वी राइट इट, सो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। और वहां सर मैं अगर आपको लिखूंगे इतने मीटर ऑफ मर्करी, इतने मीटर ऑफ वाटर, सो दैट इज ऑल्सो एनर्जी। सो एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। आपका प्रेशर बन जाएगा रो जी एच। तो ये बेसिकली आपके पास एक हाइट है, हाइट कि अगर मेरे पास यहां पर पानी मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर मैं हाइट की टर्म्स में लिखूं कि अगर यहां पर ऐसे मैं ऊपर चढ़ाता तो पानी कितनी ऊपर चला जाता, तो दैट इज दिस। ठीक है, अब ये बैलून के अंदर का प्रेशर है, उसको हमने बता दिया कि अगर इसको मैं मैनोमीटर लगाई होती मैंने इसके साथ में, बैलून के साथ में, तो मरकरी की कितनी हाइट होती वो यहां से पता चल जाएगा। सिंपल बात है, P2 इज इक्वल टू रो जी एच, तो ये H है, P2 डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल टू H, सो दिस इज H। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर बर्नौलीज थ्योरम। और अब इसके बाद आपके पास रह जाता है बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट, बट दैट विल बी कंप्लीटेड टुमारो एंड नॉट टुडे। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव क्लोज्ड दिस टॉपिक फॉर टुडे। तो बेटा जी आपने अब मुझे फीडबैक भेजना है इसका कि हाउ वाज द क्लास और आपको कैसा लगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे क्लास लेकर। तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे
पूरी चीज आपने लिख के भेजनी है कि सर दीज आर द गुड थिंग्स, दीज आर द बैड थिंग्स, दीज आर लिमिटेशंस एंड दीज आर द मेरिट्स। ओके कि सर ये चीजें हमें अच्छी लगी, ये चीजें बुरी लगी। ओके, प्लीज डू रिप्लाई। ओके, सो दिस इज वेयर